सभी लोग जुड़ चुके हैं और अभी मैडम भी पहुंच रही हैं, महानिदेशक विद्यालय शिक्षा। आप सभी लोग जो भी कोई क्वेश्चन पूछना चाहे वो मैडम से पूछ सकते हैं। लगभग 1 घंटे का कार्यक्रम मैडम का यहाँ पर रहेगा। उसके बाद उनको किसी मीटिंग में जाना है। अभी सभी लोग आप लोग बिल्कुल तैयार रहें। बस कुछ ही क्षणों में महानिदेशक विद्यालय शिक्षा सुश्री झरना कमठान जी यहाँ पर पहुँच रही हैं। हम सभी उनका हार्दिक अभिनंदन करेंगे, हार्दिक स्वागत करेंगे। और इसके बाद यहाँ पर हमारे साथी, हमारे सहयोगी संस्था कॉन्शियस लीप से उनके सॉल्यूशन हेड श्री मुनीष जी हैं, अनामिका जी हैं, तो वो भी आपके साथ संवाद करेंगे। साथ ही यहाँ पर जो वर्चुअल स्टूडियो के प्रोग्राम मैनेजर हैं और उनके सहयोगी हैं, वे भी लगातार आपके साथ कम्युनिकेशन करते रहेंगे। आपकी अटेंडेंस हमें चाहिए होगी कि परीक्षा तनाव प्रबंधन कार्यक्रम में कितने बच्चों ने प्रतिभाग किया और इसके बाद इस कार्यक्रम का फीडबैक, इस कार्यक्रम से वास्तव में कुछ लाभ हुआ या नहीं, इन सब के बारे में भी आज यहाँ पर बात होगी। और बस मैम अब पहुँचने वाली हैं, तो हम सभी उनका, आप अपनी अपनी जगह से खड़े होकर के उनका स्वागत कर देंगे और इसके बाद हम कार्यक्रम का आज का विधिवत शुभारंभ करेंगे। थैंक यू। आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। हमारे बीच में उपस्थित महानिदेशक विद्यालय शिक्षा और हमारी जो सहयोगी संस्था है कॉन्शियस लीप, उनके सॉल्यूशन हेड श्री मुनीष मल्होत्रा जी, वेलस्पायर प्रोग्राम के मैनेजर सुश्री अनामिका जी, उनके सहयोगी मेरे साथी श्री रावत जी, श्री डिमरी जी, श्री दयाल जी और वर्चुअल स्टूडियो के प्रोग्राम मैनेजर और सभी कर्मचारी वर्ग। सर्वप्रथम आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। महानिदेशक विद्यालय शिक्षा हमारे बीच में है और आपने निर्देश दिए थे कि हम एक बार विशेषकर जो बोर्ड परीक्षा में क्लास 10th और 12th में जो बच्चे इस बार परीक्षा देंगे उनके साथ यहाँ से डायरेक्ट संवाद करेंगे। और मैडम ने ये इच्छा व्यक्त की थी, कई बार बच्चे परीक्षा का नाम लेकर के अपने आप को डिप्रेशन में महसूस करते हैं, तनाव महसूस करते हैं। तो उन सब चीजों से कैसे तनाव से मुक्त हो, कैसे परीक्षा को एक उत्सव के रूप में मनाएं। और जब हम ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से जिन विषयों की हम तैयारी करते हैं उनमें एक हमें अच्छा रिजल्ट भी प्राप्त होगा। तो इन 4 दिवसीय कार्यक्रम है जो वेलस्पायर प्रोग्राम और कॉन्शियस लीप के द्वारा यहाँ पर आयोजित किया जाएगा। तो मैं निवेदन करूंगा सुश्री अनामिका जी से कि आप कृपया मैडम को पुष्प गुच्छ करके दे करके उनका स्वागत करेंगे। सुश्री अनामिका जी वेलस्पायर प्रोग्राम मैनेजर है। जोरदार तालियां प्लीज। साथ में मेरा निवेदन रहेगा श्री प्रद्युमन रावत जी जो हमारे डीएसपीडी हैं उनसे कि आप हमारे सॉल्यूशन हेड श्री मुनीष मल्होत्रा जी का भी स्वागत करेंगे। निवेदन रहेगा यहाँ के जो प्रोग्राम मैनेजर हैं आप सुश्री अनामिका जी का भी के साथ स्वागत करेंगे। थैंक यू सो मच। कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है और लगभग 200 से अधिक विद्यालय यहाँ पर जुड़ चुके हैं और अच्छी संख्या भी बच्चों की नजर आ रही है। केवल 4 दिवसीय कार्यक्रम रहेगा लेकिन बहुत कुछ यहाँ से सीखने को मिलेगा। केवल तनाव से मुक्त नहीं,
तनाव क्यों होता है, तनाव के क्या कारण हैं और हम अपने वर्तमान में कैसे जी सकते हैं। होता यह है कि हम अपने वर्तमान में बहुत कम होते हैं, हम अपने या तो पास्ट में होते हैं या फ्यूचर में होते हैं, वो हमारे शरीर पर पूरा का पूरा कुप्रभाव डालता है। तो इन सब चीजों के बारे में यहाँ पे एक बड़ी रिसर्च की टीम आई है, जो जिन लोगों ने बहुत सारा रिसर्च किया है और उसके बाद ये एक 4 दिवसीय पैकेज आपके सामने लेकर के आए हैं। तो मैं आप जो कॉन्शियस लीप है इनका विशेष रूप से हार्दिक धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने ये हमारा आग्रह स्वीकार किया और आप यहाँ पर आए। इसी कड़ी में मैं निवेदन करूंगा सर्वप्रथम महानिदेशक विद्यालय शिक्षा और राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा सुश्री झरना कमठान जी से कि कृपया मैडम आप सभी बच्चों को परीक्षा में किस प्रकार से तनाव मुक्त रहें, उसके लिए अपने टिप्स भी देंगे, बच्चों के साथ संवाद भी करेंगे और बच्चे आपसे प्रश्न भी पूछना चाहेंगे कुछ, क्योंकि आपका अपना जीवन भी बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन रहा है। आपने खुद टीचिंग भी की है पहले और मैं आप सबके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि मैडम ने एमएससी फिजिक्स से हैं और उस समय गोल्ड मेडलिस्ट भी आप हैं। तो एक बार आपके लिए तो आपने अपने आप में भी बहुत पढ़ाई की है और निश्चित रूप से उस पढ़ाई से आप एक महत्वपूर्ण पद पर आईएएस हैं। तो आपसे भी बच्चों को इंस्पिरेशन मिलेगा, यहाँ से बहुत बड़ी बात होती है और वो डायरेक्ट आपसे संवाद भी करेंगे। तो मैम मैं सर्वप्रथम आपको ही आमंत्रित कर रहा हूँ कि कृपया अपने शब्द आशीर्वचन के रूप में ही बच्चों को देंगे। थैंक यू सो मच। आज स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोग्राम के इस शुभ अवसर पर उपस्थित हमारे श्री मुनीश मल्होत्रा जी सॉल्यूशन हेड कॉन्शियस लीप से, सुश्री अनामिका जी मैनेजर वेल इंस्पायर प्रोग्राम से और हमारे शिक्षा विभाग से उपस्थित हमारे डीएसपीडी प्रद्युमन रावत जी, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर मेंदोली जी और शिक्षा विभाग के उपस्थित अन्य अधिकारीगण और ये जो पूरी टीम है जो आज इस प्रोग्राम को कंडक्ट करा रही है उसके सभी प्रतिभागीगण और सबसे महत्वपूर्ण हमारे प्रिय छात्र एवं छात्राओं और हमारे स्कूल से उपस्थित प्रिंसिपल्स, टीचर्स और समस्त स्टाफ। आज के इस कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत भी करती हूँ और उस पूरी टीम का हार्दिक धन्यवाद भी करती हूँ जिसने आज का ये प्रोग्राम प्लान किया, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोग्राम है क्योंकि इस समय हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण समय स्टेज से गुजर रहे हैं। ये जो टाइम होता है, आप जितना छात्र छात्राएं, जितना बच्चे सीरियस है उतना ही हम लोग भी सीरियस है आपके बोर्ड एग्जाम्स को लेकर के। तो मैं कुछ दिनों से सोच ही रही थी, तभी अचानक से प्रोग्राम भी प्लान हो गया कि एक शुभकामना संदेश आप सभी के लिए, हमारे जो प्यारे छात्र छात्राएं हैं उनके लिए दूंगी और एक संदेश बनाया भी है और ये संदेश बहुत जल्दी सर्कुलेट भी होगा, आप लोग को लिखित में भी मिलेगा। मेरी तरफ से एक शुभकामना संदेश है, ग्रीटिंग्स हैं ये आप सभी के लिए। आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे मैं उम्मीद करती हूँ। तो इससे पहले कि मैं आपको अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस कुछ बताऊं या और बातें जो शेयर करूं, उससे पहले मैं शुभकामना संदेश जो है एक बार पढ़ के सुनाना चाहूंगी आप सभी लोगों को। तो ये सब ये आपको मिल भी जाएगा बहुत जल्दी। प्रिय छात्र छात्राओं, आप सभी को आगामी बोर्ड परीक्षाओं के लिए मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। याद रखें कि यह परीक्षा सिर्फ आपके ज्ञान का मूल्यांकन ही नहीं करेगी, अपितु आपके परिश्रम, समर्पण, धैर्य, निष्ठा व दृढ़ता के साथ ही आपके अनुशासन की कसौटी को भी परखेगी और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे। आप सभी ने अपनी मेहनत व गुरुजनों, अभिभावकों के सहयोग से बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी की है। आपके उज्जवल भविष्य की दिशा में यह परीक्षा आपके लिए मील का पत्थर साबित होगी। साथ ही आपके पास ये श्रेष्ठ समय है जब आप अपने अंतर्निहित गुणों, दक्षताओं व कौशल का प्रदर्शन करते हैं। आपकी सफलता का रास्ता मेहनत और धैर्य से होकर गुजरता है और आप सभी के पास ये गुण है। आप सबको केवल अपनी पूरी क्षमता के साथ बोर्ड परीक्षा देने की जरूरत है। तनाव को खुद पर हावी न होने दें और शांतचित्त, एकाग्रता व आत्मविश्वास के साथ प्रश्नों का उत्तर दें। अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें। याद रखें, यह परीक्षा आपकी क्षमताओं को मापने का केवल एक पैमाना है, न कि आपकी अंतिम उपलब्धि। असफलता से डरे नहीं, बल्कि उसे सीखने का अवसर समझें। सफलता केवल अंकों से नहीं, बल्कि आपकी मेहनत और ईमानदारी से निर्धारित होती है। यह बोर्ड परीक्षा आपकी अकादमिक यात्रा में मील का पत्थर साबित होगी। अपने अध्यापकों व विद्वान मार्गदर्शकों की सलाह लेने में संकोच ना करें व उनके बहुमूल्य मार्गदर्शन से अपने आप को लाभान्वित करें।
मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी अपने परिश्रम और संकल्प के बल पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे। आप देश के भविष्य के नेतृत्वकर्ता हैं, समाज में परिवर्तन के वाहक हैं। यह समय है कि आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर अपने माता-पिता व शिक्षण संस्थान को गौरवान्वित करें। पुनः आपके मंगलमय भविष्य हेतु मेरी अनंत शुभकामनाएं। तो ये एक संदेश है जो कुछ समय से मेरे दिमाग में था, ये कि आप लोगों के साथ में एक ये संदेश शेयर करूं मैं, आप सभी को शुभकामनाएं दूं। तो ये तो एक संदेश है। इसके अलावा जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है और जो बातें मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं ऐसी जो, क्योंकि अनुभव एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है हर किसी के जीवन में। अनुभव से ही आदमी सीखता है। तो निश्चित रूप से ये एक बहुत महत्वपूर्ण काल है आप सभी लोगों के लिए। जब बोर्ड एग्जाम्स, बोर्ड परीक्षाएं होने वाली होती हैं तो सभी लोगों को काफी एक्साइटमेंट भी होता है, उत्साह भी होता है। फिर बोर्ड में आपने आने वाले मार्क्स के लिए भी काफी एक्साइटमेंट रहता है। लेकिन एक चीज मैं ये भी कहना चाहूंगी, एक्साइटमेंट एक लेवल तक ठीक है, इतना ज्यादा एक्साइट भी ना हो। कई बार क्या होता है, जैसे मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ही बता रही हूँ आपको, कुछ चीजें मैं शेयर करना चाहूंगी। मैं स्टार्टिंग से मेरी पढ़ाई केवी में हुई है, उससे पहले एक पब्लिक स्कूल में हुई है, और उसके बाद फिर मैंने जो कॉलेज किया वो मैंने टिहरी में एक डिग्री कॉलेज है बादशाही हॉल में, वहां से किया। तो मेरे हमेशा क्लास में हाईएस्ट मार्क्स आते थे। तो जो बच्चे टॉपर होते हैं क्लास में, उनके ऊपर बहुत प्रेशर होता है क्योंकि उनको बेस्ट परफॉर्म करना होता है। तो कंपटीशन की भावना भी रहती है कि मेरे, मतलब मुझे स्टार्टिंग से रहता था कि मेरे मार्क्स किसी भी सब्जेक्ट में किसी से कम नहीं आने चाहिए। तो ये स्टार्टिंग से बचपन से ही था। लेकिन ये चीज एक जुनून की तरह हो जाता है। कई बार क्या होता है कि इसको आप बहुत सीरियसली लेते हैं। एक चीज मैं शेयर करना चाहूंगी आपसे, जब मेरा स्टार्टिंग तक तो ठीक रहा, पर जब मेरा एमएससी फाइनल था तो मैंने बहुत पढ़ाई करनी शुरू कर दी। और होता क्या है ना, जनरली जब एग्जाम्स आने वाले होते हैं तो बच्चे क्या सोचते हैं कि लास्ट मोमेंट पे, मतलब शुरू के जो उसके एग्जाम से पहले के 10-15 दिन अगर हम उसमें बहुत ज्यादा पढ़ लेंगे तो हम काफी अच्छा कवर कर लेंगे। तो जब मैंने ज्यादा पढ़ाई करी तो मैंने कई बार क्या किया, रात में बहुत देर तक पढ़ाई कर दी थी मैं, रात के 1-2 बजे तक। तो उससे क्या हुआ कि जब ज्यादा पढ़ना शुरू किया रात में तो मुझे नींद आनी भी बंद हो गई। और जब नींद आनी बंद हुई, जब 1-2 बज जाते थे तो उसके बाद मुझे नींद नहीं आती थी। तो शायद 2-3 दिन तक ऐसा रहा कि मेरी नींद का साइकिल डिस्टर्ब हो गया। और उसके बाद शायद मुझे, मेरी कुछ तबीयत भी खराब हो गई और मेरी स्थिति इतनी खराब हो गई कि मुझे लगा कि शायद मैं एग्जाम नहीं दे पाऊंगी। और आप लोग विश्वास नहीं करेंगे कि फिर मुझे एक साइकेट्रिक के पास भी जाना पड़ा। मतलब मुझे इतनी बेचैनी, घबराहट होने लगी थी, मुझे नींद नहीं आ पाती थी, और एक साइकेट्रिक के पास जाना पड़ा। और उन्होंने कुछ मेडिसिन दी, लेकिन उसके बाद मैंने अपने को अंदर से काफी संभाला और अपने को समझाया, और मैंने एग्जाम्स दिए और उस साल भी मैंने टॉप किया। लेकिन मैं आपसे ये शेयर करना चाहूंगी कि कभी भी किसी चीज को इतनी सीरियसली ना लें। कोई भी चीज जो है आपकी जान से, आपके स्वास्थ्य से ऊपर नहीं है। तो ये एक एग्जाम है केवल, ऐसा नहीं है कि एग्जाम डिसाइड करेगा कि आगे चल के जो है आपका पूरा जीवन इसी पे निर्भर है। कई बार क्या होता है, बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, बहुत स्ट्रेस लेते हैं और उसकी वजह से बीमार पड़ जाते हैं, या कोई और ऐसी स्थिति आ जाती है। जैसे मेरे साथ ये स्थिति आ गई थी कि मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं एग्जाम नहीं दे पाऊंगी, इतना ज्यादा मुझे प्रॉब्लम हो गई थी कि एक बार तो मुझे लगा कि मेरा वो लास्ट, मतलब मेरी पूरी पढ़ाई का लास्ट स्टेज था, वो एमएससी फाइनल का एग्जाम था मेरा। फिजिक्स से की थी मैंने ये पोस्ट ग्रेजुएशन। तो मैं कह रही हूँ कि इतना ज्यादा सीरियसली ना लें इस चीज को कि आप लास्ट मोमेंट पे बीमार पड़ जाएं। इसको एंजॉय करें। मतलब ऐसा नहीं है कि एक ये जीवन में एक यही चीज है कि अगर आपने एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम में टॉप कर लिया है, बहुत अच्छे मार्क्स लिया है, तो आपका जीवन सफल होगा। ऐसा नहीं है। कई बार क्या होता है, कुछ बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आते, वो एवरेज होते हैं, लेकिन फिर भी वो लाइफ में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो इसको सीरियसली ना लें, इसको एक इंजॉयमेंट की तरह लें। मतलब ये एक उत्सव है, एक सेलिब्रेशन है। आप लोगों ने साल भर पढ़ाई करी है। कई बच्चे क्या होता है, बहुत कम पढ़ते हैं लेकिन वो फिर भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। कई लोग क्या होता है, उनका ऑलराउंडर टाइप के होते हैं, स्पोर्ट्स में भी होता है, उनकी और हॉबीज भी होती हैं, कम पढ़ते हैं पर उतने पढ़ने में ही वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। और ऐसा नहीं है कि अगर आपने बहुत अच्छा परफॉर्म कर लिया या आपके हाईएस्ट मार्क्स आ गए, आप टॉपर हो गए, तो आपने सब कुछ लाइफ में अचीव कर लिया। तो उतनी लिमिट तक पढ़े, अपना रूटीन अच्छा रखें। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो ये एग्जाम्स के दिन होते हैं ना, इससे पहले अपना रूटीन आपको अच्छा बनाना चाहिए। नींद पूरी लेनी चाहिए, खाना अच्छा खाना चाहिए। क्या होता है, कई बार कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि हम लोग अपना खान पान सही नहीं रखते हैं। कहीं शादी में चले गए, कहीं बाहर खा लिया, ज्यादा खा लिया, या क्या होता है आजकल फास्ट फूड का बहुत प्रचलन है, बाहर का खा लिया। तो इस समय अपना खान पान सिंपल रखें, बहुत सिंपल खाना खाएं, जिससे कि क्या होता है, अगर आप खाना अच्छा नहीं लेंगे या कुछ इस तरह की प्रॉब्लम होगी तो आपका पेट सही नहीं होगा। पेट सही नहीं होगा तो उसका स्वास्थ्य पे भी असर पड़ेगा। तो सबसे जरूरी चीज है हेल्थ। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। अच्छा खाना पीना खाएं, बिल्कुल घर का खाना खाएं, बाहर का खाना अवॉइड करें। नींद
नींद पूरी लें, ऐसा भी नहीं हो कि आप इतना ज़्यादा पढ़ने लगे कि रात में सो ही नहीं रहे हैं, सुबह बहुत जल्दी उठ गए। नींद पूरी लें और उतना ही पढ़ें जितनी ज़रूरत है, अपने आवर्स फिक्स कर लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ने से ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएँगे। अपने आवर्स फिक्स करें पढ़ने के और टेंशन बिल्कुल ना लें। सबसे ज़रूरी चीज़ है स्ट्रेस मैनेजमेंट। जो आज का ये हमारा ये सेशन है और जो अभी चलेगा कुछ दिनों तक, इसका जो टॉपिक है वो थीम यही है, स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो आपके लिए एग्ज़ाम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अपने स्ट्रेस को कैसे मैनेज करते हैं। जो आपके अंदर तनाव है, तनाव बिल्कुल नहीं आने दें। ऐसा नहीं है कि ये लाइफ की ऐसी कई बार सुनने में आता है कुछ बच्चों ने अगर अच्छे मार्क्स नहीं आए, फेल हो गए तो सुसाइड कर लिया, तो इस तरह की घटना तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये तो बहुत ही खराब चीज है, क्योंकि ये केवल एक परीक्षा है। ऐसा नहीं है कि जीवन है, मतलब जीवन से बढ़ करके नहीं है, ये आपके शरीर से, आपके जीवन से बढ़ के नहीं है, ये केवल एक परीक्षा है। इसको एंजॉय करें, इसको इस तरह से लेके एक एग्जाम है, आपने साल भर जो पढ़ा, आप जब आपका पेपर आता है तो फिर आपको क्या होता है, जैसे मेरे साथ में क्या होता था जब मैं पढ़ाई करती थी, तो उसके पढ़ाई जो आपके एग्जाम से पहले के 1-2 दिन होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि क्या होता है उस समय आप लोग रिवीजन करते हैं। पढ़ाई तो आप लोगों ने कर ली होगी, पूरे साल भर पढ़ाई करी होगी। एग्जाम से पहले क्योंकि जो 1 दिन होता है, 1-2 दिन होते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट होते हैं, केवल आपको लाइटली एक रिवीजन करना होता है अपना पूरा। तो उसमें क्या होता है, जब आप रिवाइज करते हैं, कई बार क्या होता है जो मैटर आप पढ़ते हैं 1 दिन पहले, उसी में से क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो मेरे साथ अक्सर ऐसा होता था, इवन जब मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी करी, एग्जाम्स दिए, तब भी मैंने एक नया सब्जेक्ट ऑप्ट किया था, जो शायद मैंने अपने अपने कॉलेज टाइम में नहीं पढ़ा था। लेकिन मेरे साथ लकीली ऐसा हुआ कि मैंने एग्जाम से 2-3 दिन पहले जो चीज पढ़ी, सेम वही चीज क्वेश्चंस आ गए थे। तो ये लक भी होता है और कुछ आपका ऐसा भी होता है कि जो लोग एफर्ट्स करते हैं, मेहनत करते हैं, कहीं ना कहीं किस्मत भी उनका साथ देती है। मेरा अपना मानना ये है। तो अगर आप मेहनत करेंगे, सच्चे हृदय से आप मतलब इस चीज को लेंगे और पूरे अपने अपने मनोयोग से इसमें वो काम करेंगे, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो मेरे साथ ऐसा ही हुआ कि जो चीज मैं पढ़ के जाती थी 1-2 दिन पहले, जो मैंने पढ़ा, जैसे मैंने हिस्ट्री लिया था, तो हिस्ट्री बिल्कुल नया सब्जेक्ट था मेरे लिए जब मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी करी। तो मैंने केवल 5-6 महीने पढ़ा था हिस्ट्री, और मैंने एग्जाम से पहले जो 2-3 दिन पहले जो चीज पढ़ी थी, कुछ क्योंकि क्या करते हैं हम लोग, जो पुराने क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उससे भी लेते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जो मॉडल पेपर बोलते हैं, जिसे हम कॉलेज टाइम में भी, स्कूल टाइम में भी हम क्या करते थे, जब पूरा सिलेबस कवर कर लेते थे, पहले तो हम क्या करते थे, पूरा सिलेबस कवर करते थे, जो आपका पाठ्यक्रम होता है, एग्जाम का सिलेबस पूरा कवर कर लिए, सारे चैप्टर्स पढ़ लिए, जो भी क्वेश्चन आंसर्स थे वो पढ़ लिए। उसके बाद जो मॉडल पेपर यानी सैंपल पेपर्स होते थे, जो पिछले कुछ सालों के पेपर्स होते थे, जो पहले आए हैं पिछले 10 सालों के, वो पढ़ते थे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सिलेबस तो बहुत वाइड होता है, सारा सिलेबस पढ़ के उसे याद रखना संभव नहीं होता। तो जो इंपॉर्टेंट चीजें होती थी, जो एक पैटर्न होता है कि पिछले कुछ सालों से इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उनको पढ़ते थे। तो जैसे मैं बता रही थी आपको, हिस्ट्री मैंने लिया था, तो मैंने 1-2 दिन पहले कुछ क्वेश्चन तैयार करे थे, पुराने जो सैंपल पेपर्स थे उसके आधार पे, और लकीली जब मैं पेपर देने गई तो सारे वही जो मैंने उससे 1 दिन पहले पढ़ा था, सारे वही क्वेश्चंस आए। और आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, कई लोग ऐसे थे जो जेएनयू से पढ़े थे, हिस्ट्री जो काफी सालों से पढ़ रहे थे, उनके भी उतने मार्क्स नहीं आए जितने मार्क्स मेरे आ गए। तो मेरा अपना मानना है कि कहीं ना कहीं किस्मत भी होती है, आपका लक भी होता है जो आपका साथ देता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको हार नहीं माननी है, और आपको कहीं भी ये नहीं सोचना है कि ये अल्टीमेट है, केवल ये बोर्ड एग्जाम ही है, बोर्ड एग्जाम में पास हो गए तो अच्छा है, अगर फेल हो गए तो सब खत्म। ऐसा नहीं है, लाइफ के और रास्ते भी होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ, आपका शरीर, आप स्वस्थ रहने चाहिए, खुश रहने चाहिए। तो आप लोगों को खुश रहना है, इसको एंजॉय करना है, डिप्रेशन में ना जाए, बिल्कुल भी खुश रहें। और कुछ ना कुछ दिन में ऐसा जरूर करें, जैसे मैं क्या करती थी, थोड़ा अपना, जैसे आपने पढ़ाई करी 2-3 घंटे, उसके बाद थोड़ा सा आपने अपने को फ्रेश करने के लिए टीवी देख लिया, या जो भी आपकी हॉबी है। स्पोर्ट्स का बहुत अच्छा होता है, जैसे स्पोर्ट्स कर लिया या वॉक करने चले गए, क्योंकि साथ में ना आपको बैलेंस करके चलना है, केवल ऐसा नहीं कि पढ़ाई पढ़ाई पर ज्यादा पढ़ने से, मैंने जैसे बताया, डिप्रेशन हो जाता है, ऐसी स्थिति आ जाती है कि पेपर ही नहीं दे पाएंगे। तो आपको बहुत बैलेंस करके चलना है अपने माइंड को, एंजॉय करना है इस चीज को बिल्कुल। थोड़ी पढ़ाई करी, फिर आपने अपना ब्रेक कर लिया 1 घंटे का, उसमें आपको जो भी काम अच्छा लगता है, अपने फ्रेंड से बात कर ली आपने, या वॉक करने चले गए, आपने एक्सरसाइज कर ली, योगा कर लिया, आपने टीवी देख लिया, जो भी काम करने में अच्छा लगता है। तो अपने आवर्स फिक्स करें। एक तो अपने घंटे, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इन चीजों में जब एग्जाम्स होते हैं, तो उससे पहले आपका टाइम का मैनेजमेंट होना चाहिए, एक एक चीज आपकी फिक्स होनी चाहिए। आप सुबह कितने बजे उठेंगे, ब्रेकफास्ट कितने बजे करेंगे, फिर जैसे मैं क्या करती थी, सुबह 5 बजे उठे, पहले सुबह 2 घंटे पढ़ा, उसके बाद पढ़ने के बाद अपना मॉर्निंग में फ्रेश होने के बाद ब्रेकफास्ट किया, फिर पढ़ाई कर ली, फिर पढ़ने के बाद आपने थोड़ा सा गैप लिया, टीवी देख लिया, या आपको लगता है म्यूजिक सुन लिया, वो करने के बाद फिर आपने लंच किया, उसके बाद आपको लगता है थोड़ी देर रेस्ट करना है या 1-8 घंटे सोना है तो रेस्ट कर लिया। उसके बाद फिर ये मैं बता रही हूँ, जब आपका गैप होता है, जैसे एग्जाम से पहले छुट्टियां जब आप तैयारी करते हैं, फिर आप जो है आपने लंच किया, लंच करने के बाद थोड़ी देर रेस्ट किया,
फिर आपने उठ के पढ़ाई करी, फिर शाम को 1 आध घंटे आपने वॉक कर लिया। सबसे ज़रूरी है फिज़िकल एक्सरसाइज़, फिज़िकल एक्सरसाइज़ ज़रूर करें, क्योंकि क्या होता है जब हम पढ़ते हैं ना, हम बैठे रहते हैं और बैठने से क्या होता है ना, आपकी जब फिज़िकल एक्सरसाइज़ नहीं हो पाती तो बॉडी में कहीं न कहीं इफ़ेक्ट पड़ता है। तो फिज़िकल एक्सरसाइज़ ज़रूर करें, चाहे घर में एक्सरसाइज़ करें, योगा करें, वॉक करने जाएँ, थोड़ा स्पोर्ट्स बैडमिंटन खेल लें, या जो भी आपका मनपसंद स्पोर्ट्स है उसको करें। तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है और आपको अपना बेस्ट परफ़ॉर्म करना है। मुझे याद है जब मेरा बोर्ड का रिजल्ट आया था, मुझे क्लास 12th में की बात है। तो जब रिजल्ट आने वाला था तो मैं बहुत अपसेट हो गई थी। मतलब मुझे इतना टेंशन हो गया था कि पता नहीं कैसा रिजल्ट आता है, मैं टॉप कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी। तो काफी अपसेट थी मैं। पर जब रिजल्ट आया तो मेरे 83% थे मुझे याद है, और शायद उस समय के टाइम में मैं केवी में पढ़ती थी, तो पुराने जितने भी रिजल्ट आए थे उस समय हाईएस्ट परसेंट था। मतलब मेरे से पहले किसी का इतना परसेंट नहीं आया था, 78 तक आया था उस टाइम में। ये 97 की बात है। तो जब मेरा रिजल्ट आया तो मुझे बहुत खुशी हुई थी। मतलब मुझे लगता है कि वो मेरे लाइफ का शायद सबसे जो हैप्पीएस्ट मोमेंट था वो था। तो एक जो खुशी की फीलिंग होती है, ये जो सेटिस्फेक्शन आपको मिलता है ना, उससे बड़ा कुछ नहीं होता है। तो हम जो पढ़ाई करते हैं इसी के लिए करते हैं ताकि हम सेटिस्फाइड हो, हमें एक हैप्पीनेस मिले। और ऐसा नहीं है, मैं उन बच्चों से भी बोलना चाहूंगी, देखिए, क्योंकि ये चीजें नेचुरल होती हैं। टैलेंट जो है वो डिफर करता है। ऐसा नहीं है कि हर कोई पढ़ाई में ही बहुत अच्छा होगा। हो सकता है कि आप किसी और फील्ड में बहुत अच्छे हों, कोई किसी का पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होता है। जैसे मेरा पढ़ाई में इंटरेस्ट था और चीज़ों में इतना इंटरेस्ट नहीं था। कई बच्चों का स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट होता है, वो स्पोर्ट्स में बहुत नाम करते हैं, नेशनल लेवल पे खेलते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे खेलते हैं। किसी का म्यूजिक में बहुत अच्छा इंटरेस्ट होता है, कोई बहुत अच्छा गाना गाता है, कोई ड्राइंग में बहुत अच्छा होता है, किसी का बहुत क्रिएटिव माइंड होता है। जैसे मैं अपना बताऊंगी, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं थी, मेरा आर्ट बहुत पुअर था। जब हम छोटी क्लासेस में पढ़ते थे तो जब ड्राइंग की क्लास होती थी तो मेरे मार्क्स बहुत अच्छे नहीं आते थे। तो मैं इसीलिए कह रही हूँ, कोई भी आदमी अपने आप में पूरा वो नहीं है। मतलब एक फुली इसे नहीं बोल सकते कि हर आदमी कोई परफेक्ट है बिल्कुल। हर किसी में कोई ना कोई कमी भी होती है और कुछ अच्छी चीजें भी होती हैं। तो पढ़ाई में भी ऐसे ही है, कुछ बच्चों का बहुत अच्छा इंटरेस्ट होगा, वो टॉप भी करते हैं, उनके अच्छे मार्क्स आते हैं। लेकिन कई बच्चे एवरेज होते हैं, कुछ एवरेज से भी कम होते हैं। तो उसमें ऐसा कोई आपका डिसएडवांटेज नहीं है। ठीक है, अगर पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है तो ऐसा नहीं है कि पढ़ाई से ही आपको जीवन में सब कुछ मिलना है। और भी बहुत सारे फील्ड्स हैं, और भी ऐसे फील्ड है जहाँ पे आप बहुत अच्छा नाम कमा सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं। कोई फिल्म इंडस्ट्री में जाता है, कोई किसी और फील्ड में जाता है, कोई स्पोर्ट्स में नेशनल लेवल पे चैंपियन बनता है। तो बहुत सारे फील्ड्स हैं। तो अगर आप पढ़ने में आपका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है तब भी आप बहुत हतोत्साहित ना हो। पूरी कोशिश करें कि जितने अच्छे मार्क्स आप ला सकते हैं, जितना अपनी कैपेसिटी में रह के पढ़ सकते हैं उतना पढ़ें। क्योंकि बोर्ड एग्जाम का मतलब है आप क्वालिफाई करके एक सीढ़ी ऊपर चढ़ेंगे, अगली क्लास में जाएंगे। क्योंकि आगे जाके 12th के बाद कम से कम एक 12th एक ऐसी क्वालिफिकेशन होती है जिसके बाद आपके आगे के रास्ते खुल जाते हैं। तो आपके पासिंग मार्क्स तो आने चाहिए। ठीक है, आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट है तो आप और अच्छा प्रयास करिए। आगे चल के आप उसमें आप आईएएस पीसीएस भी बन सकते हैं, पढ़ाई में इंटरेस्ट है। आप में से कई इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहते होंगे, मेडिकल लाइन में जाना चाहते होंगे, और भी बहुत सारे फील्ड्स है, वैरायटी ऑफ फील्ड्स है। तो ऐसा नहीं है कि आपको अपना जो आगे के लिए जो रास्ते हैं उसको रेस्ट्रिक्टेड नहीं रखना है, उसे ओपन रखिए, कई सारे ऑप्शन रखिए। कोई पायलट बनना चाहता है, कोई एस्ट्रोनॉट बनना चाहता है, और भी ऐसे बहुत सारे फील्ड है। जब आप वोकेशनल कोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, कोई नर्सिंग में जाना चाहता है, कोई टीचिंग में जाना चाहता है, तो अपना रास्ता भी ऐसा एक एक ऑप्शन मत रखिए खुला हुआ। मुझे भी याद है जब मैं पढ़ती थी तो मेरे जो एम्बिशंस थे वो चेंज होते रहते थे। जैसे कभी मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, कभी मैं इंजीनियर बनना चाहती थी, कभी आईएएस, इस तरह से वेरी होता रहा। तो ये चीजें वेरी होती रहती है, इसको ऑप्शन सारे खोल के रखें। ऐसा नहीं है कि आपको एक ही चीज बननी है, वो भी अच्छा है। कई लोगों का एक सेट टारगेट होता है, वो प्रयास करते हैं कि हम इसी के लिए तैयारी करेंगे, वो चीज भी अच्छी है। लेकिन अगर उस जगह सफलता ना मिले तो हतोत्साहित ना हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप वो चीज बन जाएंगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। सफल जीवन के मायने ये नहीं होते कि आप बहुत बड़ी पोस्ट पे पहुंच गए या आप कुछ करने लगे। उसके और भी मायने होते हैं, आप अपने जीवन से कितने संतुष्ट हैं, आप कितने खुश हैं। खुश रहना चाहिए आपको, मतलब हमेशा लाइफ को एंजॉय करें, कभी भी डिप्रेस ना हो, ये टेंशन ना पाले कि हम जीवन में कुछ कर नहीं पाए। क्योंकि करना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। कई लोग बहुत कुछ करते हैं फिर भी अपने जीवन से सेटिस्फाइड नहीं होते, खुश नहीं होते। तो ये आदमी की टेंडेंसी होती है कि आप अपने को कितना कंटेंट फील करते हैं, कितना फील करते हैं कि आप जीवन से संतुष्ट हैं। तो हमेशा खुश रहना चाहिए और एक अच्छी हेल्थ बनाएं। मेरे ख्याल से सबसे जरूरी है लाइफ में हेल्थ। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा तो आप अच्छा जीवन जिएंगे। अगर किसी व्यक्ति के पास सब कुछ है, आपके पास पैसा भी है, सारी पावर भी है, सारी चीजें, पर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है। जैसे आजकल क्या हो रहा है, बहुत सारी बीमारियां देखने में आ रही हैं। अगर आप देखेंगे आजकल 30 साल के बाद ही बहुत बीमारियां होती हैं। कहीं कैंसर हो रहा है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी को किडनी की, किसी को लीवर की। उसके पीछे कारण क्या है? स्ट्रेस। क्योंकि लाइफ में स्ट्रेस बढ़ गया है, हम लोग बहुत टेंशन लेने लगे हैं। अभी जैसे स्कूल में पढ़ेंगे तो पढ़ाई को लेके टेंशन लेंगे, और अगर जो जॉब में नौकरी कर रहे हैं, नौकरी में 10 झंझट है, ऑफिस में जाके टेंशन हो गया, कभी बॉस ने डांट दिया, कभी आप लोग को टीचर ने डांट दिया तो टेंशन ले लिया। तो टेंशन नहीं लेना है कभी भी, हमेशा खुश रहना है, अपने को सेटिस्फाई फील करना है। जितनी चीजें आपके पास है उसी में खुश रहना है। और जो मैंने सबसे जरूरी बताया, हेल्थ, सबसे जरूरी चीज है हेल्थ।
अगर आपके पास अच्छी हेल्थ होगी तो आप जीवन को पूरा एंजॉय करेंगे। अभी क्या है, जैसे फिजिकल एक्टिविटीज बहुत घट गई हैं। अब क्या है, हम सारे बच्चे देखेंगे, बच्चे भी या बड़े लोग भी जो है सब लैपटॉप में लगे रहते हैं हर समय। आईटी का फील्ड जो है इतना ज्यादा प्रायोरिटी वाला हो गया है कि जिसे देखिए लैपटॉप पे लगा रहेगा, कंप्यूटर पे लगा रहेगा। और क्या है, फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है ना। ऐसे ही खान पान में भी हुआ है। खान पान पहले क्या होता था, हम लोग घर का खाना ज्यादा खाते थे। अभी आजकल क्या हो गया, फास्ट फूड का क्रेज हो गया है। जिसको देखो घर का खाना किसी को पसंद नहीं है, पिज्जा बर्गर या इस तरह की चीजें, तो ये चीजें हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी नहीं होती हैं। तो आप लोग भी पढ़ते होंगे, जो हमारा एक पूरा क्या बोलेंगे, एक हेल्दी डाइट जो होती है, बैलेंस डाइट बोलते हैं जिसको, उसमें क्या पोषक तत्व होने चाहिए, सारे विटामिन होने चाहिए। जो घर का खाना हम खाते हैं, हम हरी सब्जी खाते हैं, हम दाल खाते हैं, या जो हम आजकल ये मिलेट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जो हमारे अगर हम पहाड़ में देखें तो पहले से चीजें चली आ रही हैं। हम झंगोरा खाते हैं और मंडवा खाते हैं। तो ये मिलेट्स आजकल अब हम फिर मिलेट्स की तरफ जा रहे हैं। पहले ये चीजें खाई जाती थी क्योंकि इन चीजों में बहुत न्यूट्रिएंट्स हैं, ये बहुत पौष्टिक है। तो आप लोग भी ऐसी चीजें खाएं जो आपके शरीर को जिससे फायदा हो, और जो नुकसान वाली चीजें वो ना खाएं। तो खान पान का जरूर ख्याल रखें, फिजिकल एक्टिविटी करें, अच्छा वर्कआउट करें। ऐसा नहीं है केवल पढ़ाई पढ़ाई नहीं, पढ़ाई के साथ में और चीजें भी होनी चाहिए, है ना। साथ में सोने का टाइम फिक्स हो, आप फिजिकल एक्टिविटी करें, स्पोर्ट्स करें, योगा करें। योगा जरूर करें, मेरा मानना ये, अपने पूरे दिन में 1 घंटा या तो वॉक करें। अगर सुबह सुबह आधा घंटा, शाम को आधा घंटा। अगर वॉक नहीं कर सकते हैं, घर में ही रहना है, तो थोड़ा योगा कर ले, एक्सरसाइज कर ले, बॉडी को अच्छा बनाए। देखिए, अगर आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं पर अगर आप अपना शरीर स्वस्थ नहीं रख पा रहे हैं तो पढ़ाई बेकार है। तो पहले शरीर है, शरीर स्वस्थ रखें। अच्छा शरीर होगा तो दिमाग भी अच्छा होगा। शारीरिक और मानसिक संतुलन बना के रखें और फिर पढ़ाई करें। तो ये मेरे वो जो अपने अनुभव थे जीवन के, उससे मैंने आपके साथ में शेयर किया है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छा करेंगे, बहुत, जितना मैं सोच रही हूँ उससे भी ज्यादा अच्छा करेंगे। क्योंकि मेरा अपना मानना ये है, मैंने जो देखा है अब तक, जितने भी अच्छे एग्जाम्स हैं उसमें गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे ही निकलते हैं। अगर आप देखिए आईएएस पीसीएस या कोई भी लाइन जो होगी, चाहे टीचिंग लाइन हो, चाहे डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, जो गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे होते हैं, क्योंकि वो बहुत डेडिकेटेड होते हैं और उनके टीचर्स भी बहुत अच्छे होते हैं। मैं हमारे टीचर्स को भी बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगी, क्योंकि हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स होते हैं बहुत अच्छे होते हैं। वो सब एग्जाम पास करके आते हैं और वो पूरे डेडिकेशन से पढ़ाते हैं बच्चों को। तो मेरे जो टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगी, क्योंकि बच्चे जो परफॉर्म करते हैं उसमें पूरा रिफ्लेक्शन जो होता है टीचर्स की मेहनत का होता है। तो मैं बच्चों से ये भी बोलना चाहूंगी, अपने टीचर्स का की रिस्पेक्ट करें, उनको आइडल मान के चले। क्योंकि मैंने ये भी देखा है लाइफ में, जो बच्चे अपने टीचर्स को पूरी रिस्पेक्ट करते हैं, उनको आइडल के रूप में मानते हैं, वो आगे चल के जीवन में सफल होते हैं। क्योंकि मैंने जीवन में अपने टीचर्स का बहुत सम्मान किया है। आज भी जो मैं, मुझे लगता है मैं जो कुछ भी हूँ अपने टीचर्स की वजह से हूँ। टीचर्स और पेरेंट्स, ये दो लोग ऐसे हैं जो आपको लाइफ में, जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता दिखाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए कि अपने पेरेंट्स का और टीचर्स का सम्मान जरूर करना है। क्योंकि जो बच्चे उनका सम्मान नहीं करते वो अच्छा जीवन में आगे चल के अच्छा नहीं कर पाते हैं। तो ये ध्यान रखिए कि अपने टीचर्स को पूरा सम्मान दें, क्योंकि उनकी जो दुआएं हैं, जो उनकी विशेष है आपके पेरेंट्स की, आपके टीचर्स की, क्योंकि वो आपके लिए मेहनत करते हैं। आपके टीचर्स, आप घर में देखिए क्या होता है, जब आपको सुबह जल्दी उठना होता है तो घर में मदर जल्दी उठाती है, फादर आपके लिए कमाते हैं। उनकी मेहनत से ही जो है घर में जो है सारी चीजें चल रही हैं। तो आपके टीचर्स का और पेरेंट्स का, इन दो का सम्मान जरूर करना है, क्योंकि इनकी जो विशेष है उन्हीं से आप आगे बढ़ेंगे। और जितने भी जो मैंने, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो अच्छे, जो जितने भी एग्जाम्स हैं उसमें जो ब्राइट बच्चे होते हैं वो सारे सरकारी स्कूल्स के पढ़े होते हैं, क्योंकि वो पूरी मेहनत से काम करते हैं। और उनका जो आपका सिलेबस है वो भी बहुत अच्छा है, उसमें सारी चीजें कवर भी होती हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी का बहुत उज्जवल भविष्य हो, आप लोग एग्जाम्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। और मैं लिखित में भी जो मैंने शुभकामनाएं दी हैं आपको सर्कुलेट करूंगी, आप तक पहुंचेगा ये। तो एक बार फिर मेरी तरफ से आप लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आपके सेशन अभी कुछ दिन और चलेंगे। तो मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। और अगर आप में से कुछ डिस्ट्रिक्ट से कुछ बच्चे कुछ चीजें पूछना चाहते हैं या कोई चीज शेयर करना चाहते हैं मुझसे, तो प्लीज करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चे, आप लोग कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं मैडम से तो पूछ लें। कोई टीचर्स भी हैं साथ में। अभी जैसा कि मैडम ने बताया कि सरकारी स्कूल के बच्चे बहुत अच्छे ओहदे पर हैं, बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं। मैडम खुद सरकारी स्कूल से पढ़ी हैं। और आप देखेंगे, आप कई लोग हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, बड़े अच्छी जॉब में हैं। तो सरकारी स्कूल के ही बच्चे हैं। और जैसा कि मैडम ने एनकरेज किया गवर्नमेंट टीचर्स को, कि जो हमारे टीचर्स होते हैं वो एग्जाम पास करके आते हैं, इसका मतलब उनमें बहुत अच्छा पोटेंशियल होता है। तो मैडम ने एक लिखित में आपको एक शुभकामनाएं भी प्रेषित की हैं, यहाँ पर उसका वाचन भी किया है और आप तक भी उसको जल्दी से हम पहुंचाएंगे। अब बच्चे यदि कुछ
क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछे मैडम से, कुछ अपना शेयर करना चाहते हैं। हैंड रेज है किसी का? किसी भी स्कूल को अगर कोई प्रश्न है तो हैंड रेज ऑप्शन पे क्लिक करें ताकि हम उनको कनेक्ट कर सकें। जीएचएस धौलपुर, जीएचएस धौलपुर। देखिए कोई ऐसा वो नहीं है आप लोगों पे कि आपको पूछना है, जो Morning, sir. वॉलंटरी पूछना चाह रहा है परीक्षा से। अच्छे मॉर्निंग मैम। हाँ गुड मॉर्निंग। मेरे को भी स्ट्रेस है, मेरा एक फ्रेंड है वो भी हाँ अपना नाम बता दीजिए एक बार, Stress है। अपना नाम बता दीजिए। सागर, सागर मंडल, कौन सी क्लास में है? 10th। हाँ प्लीज पूछिए आप। जैसे वायदे में मैं पढ़ता हूँ, मेरा एक फ्रेंड है वो नहीं पढ़ता, तो मेरे को भी स्ट्रेस है, उसको भी स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस कैसे कम करूँ? देखो ये चीजें ना हमारे अपने ही हाथ में होती है। स्ट्रेस, मैंने जैसे कहा ना, आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। आप अपने दिमाग से जितनी आपकी कैपेसिटी है, जितना आपके अंदर कैलिबर है, उसके हिसाब से पढ़े, बट स्ट्रेस नहीं लेना है। देखिए है ना, क्योंकि ये केवल एक एग्जाम है, ये ऐसा नहीं है कि पूरी आपकी जिंदगी है या वो है। तो स्ट्रेस बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। जैसा मैंने बताया, थोड़ा स्पोर्ट्स भी करें, अपना योगा भी करें, एक्सरसाइज भी करें, जितना पढ़ सकते हैं अपनी कैपेसिटी के अनुसार पढ़े। स्ट्रेस नहीं लेना है। और थोड़ा सा एक चीज और भी कर सकते हैं, जो आपकी क्लास के ब्राइट स्टूडेंट्स हैं, जो आपकी क्लास में ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ने में अच्छे हैं, थोड़ा उनसे भी शेयर करें, उनसे भी बात करें कि किस तरह से वो अपनी तैयारी कर रहे हैं, किस तरह से स्ट्रेस को मैनेज कर रहे हैं। तो मैंने जैसे फिर कहा, मैं फिर वही बोलूंगी, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार पढ़ें और साथ में एंजॉय भी करें। जीजीआईसी भागलपुर मेरोला। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बताओ बेटा। मेरा नाम करिश्मा यादव है, कक्षा 10th की छात्रा हूँ मैं। मेरे स्कूल का नाम जीजेसी फाजिलपुर मेहरोला है। मैम एक्चुअली मुझे स्टडी करते हुए अचानक ही मतलब बहुत ज्यादा तनाव हो जाता है कि मैं ये कैसे कर पाऊंगी और कैसे होगा मुझसे। इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, आप प्लीज मुझे बता दीजिए। देखो एक तो मैंने जैसे बोला ना, तनाव का सबसे अच्छा तरीका है, जब भी आपको स्ट्रेस होता है ना, तो जो काम आपको अच्छा लगता है वो कर लो। थोड़ा म्यूजिक सुन लो, टीवी देख लो, जब भी तनाव होता है। और कोई भी चीज जब पढ़ते हो ना, अगर आपको म्यूजिक समझ में सुनते नहीं हैं आ तो रही है, म्यूजिक में ध्यान रहता है। पढ़ाई में ही ध्यान मैम रहता है म्यूजिक या सुनते हैं म्यूजिक तो में ध्यान उसी में रहता है? ध्यान रहता है। नहीं कोई बात नहीं, तो जहाँ ध्यान जा रहा है वहीं जाओ, क्योंकि देखिए कुछ चीजें आपके अपने कंट्रोल में ही है। वो उसको कोई बाहर से कंट्रोल नहीं कर सकता है। और आपको ना, अगर कोई पढ़ने में इस तरह की चीज आ रही है, तो आप अपने जो टीचर हैं, आप उनसे भी मार्गदर्शन ले सकते हैं। अपने टीचर के साथ जो चीज समझ में नहीं आ रही है, अपने टीचर के साथ बैठे। पर ये जो जो स्ट्रेस मैं कह रही हूँ ना, स्ट्रेस के लिए थोड़ा सा मेडिटेशन भी कर सकते हैं आप। जो जिन लोगों को ज्यादा लग रहा है ना स्ट्रेस, तो जब आपको स्ट्रेस होता है, थोड़ा ध्यान लगा लें, शांत बैठे बिल्कुल, और थोड़ा सा मेडिटेशन ना, एक ही मतलब अपना दिमाग बिल्कुल शून्य में ले जाए, कुछ भी ना सोचें। थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन करेंगे ना, उसके बाद फिर आपको थोड़ा फ्रेश फील होगा। फिर उसके बाद पढ़ाई शुरू करें। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू। जीआईसी बरेट। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ गुड मॉर्निंग। मैम मेरा ये क्वेश्चन है कि आप कह रहे हैं कि स्ट्रेस ना लो, बट जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आते थोड़ा तो होता है, थोड़ी बहुत स्ट्रेस सबको ही होता है। तो हम, और इसके अलावा लॉट्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन भी बहुत ज्यादा होते हैं। डर जाता है, हम सोचते थोड़ी देर फोन चला लें या फिर कुछ और चीज कर लें, तो इसके लिए कुछ सॉल्यूशन। फोन चला रहा अपना नाम बता देना, नाम भी बता देना। क्या नाम है आपका? मैम दीपिका, बता दीजिए। क्लास 12। दीपिका देखो, हाँ दीपिका देखो, ये चीजें नेचुरल है ना। स्ट्रेस तो सभी को होता है। मैं भी आपसे बोल रही हूँ कि स्ट्रेस मत करो, लेकिन मुझे भी स्ट्रेस होता है ना। तो ये चीजें, कुछ चीजें हमारे मतलब कंट्रोल के बाहर होती हैं। लेकिन मैं कह रही हूँ, स्ट्रेस का लेवल इतना ज्यादा नहीं बढ़ाना है कि बिल्कुल ही आपका फेलियर हो जाए। ये नेचुरल टेंडेंसी है स्ट्रेस की, है ना। हमें भी, हम ऑफिस में काम करते हैं, हमारी नेक्स्ट डे कोई मीटिंग होती है, कुछ इस तरह का प्रेजेंटेशन होता है, या हमको बहुत अर्ली निकलना होता है किसी मीटिंग के लिए, तो हमें भी स्ट्रेस होता है। लेकिन जो लाइफ है, लाइफ का मतलब ये है कि स्ट्रेस के साथ में ही आपको जीना है। बस उस स्ट्रेस को इतना सीरियसली नहीं लेना है कि वो आपकी हेल्थ को डैमेज कर दे। ठीक है, स्ट्रेस एक नेचुरल टेंडेंसी है। ऐसा नहीं है कि, मतलब ये कहना बहुत आसान है, मैं भी कह रही हूँ, आप भी कह रही हैं, स्ट्रेस को कैसे दूर करें, ये स्ट्रेस ना लें। स्ट्रेस तो हो गई, मुझे भी स्ट्रेस होता है, अभी भी स्ट्रेस होता है। अभी भी हम ऑफिस में भी जब काम करते हैं, तब भी कई ऐसे काम होते हैं नेक्स्ट डे कि हमें स्ट्रेस होने लगता है। तो स्ट्रेस खत्म नहीं होता, लेकिन स्ट्रेस को थोड़ा मैनेज इस लेवल पे करें कि उससे आपको कोई नुकसान ना पहुंचे। वो एक नेचुरल टेंडेंसी है। हम आपका स्ट्रेस बिल्कुल जीरो नहीं कर सकते, ना मैं कर सकती हूँ, ना मैं अपना खुद भी नहीं कर सकती हूँ।
केवल भाषण देने से, समझाने से, सिखाने से भी नहीं होता। ये तो आपकी नेचुरल वो है, आपको किस तरह से अपने को मैनेज करना है। तो स्ट्रेस तो हो गई, स्ट्रेस को बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते, लेकिन स्ट्रेस को इस हद तक ना बढ़ने दें कि वो आपकी हेल्थ को डैमेज कर दे और ऐसी स्थिति आ जाए जैसा कि मैंने आपको बताया भी कि आप एग्जाम ही ना दे पाए। तो वो स्थिति नहीं आनी चाहिए। स्ट्रेस थोड़ा बहुत होना जरूरी भी है। अगर बिल्कुल स्ट्रेस नहीं होगा, आप बिल्कुल केयर फ्री हो जाएंगे, तो हो सकता है कि आप पढ़ाई ना करें बिल्कुल, वो और भी हानिकारक है। तो स्ट्रेस ठीक है, एक लिमिट में होना, स्ट्रेस ठीक है, लेकिन उसको सीरियसली ना लें। थोड़ा बहुत स्ट्रेस सभी को होगा, पर उसका सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप साथ में और चीजें, अपनी बॉडी को थोड़ा एक्टिव रखें, है ना। अगर योगा करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, थोड़ा वॉक करेंगे, तो उससे आप फ्रेश हो जाएंगे। GIC बंदिया। Good morning, ma'am. हाँ Hello. प्लीज बताइए, आप बताइए। I am Manas from class 10th. मैम मेरा ये क्वेश्चन है कि हम अगर अपने स्कूल में एग्जाम देते हैं तो हमें कुछ नहीं होता, ज़्यादा तनाव नहीं रहता। अगर अगर सेंटर में जाते हैं तो तनाव की स्थिति बढ़ जाती है। देखो, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। देखो, ये चीज नेचुरल है ना, थोड़ा सा कंफर्टेबल होते हैं अपने स्कूल में, लेकिन एक चीज आपको बता दूं ना, आगे चल के जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देंगे, वो तो सेंटर दूर दूर ही पड़ता है। तब तो आपको, जैसे मैं बताऊं, जब मैंने PCS का एग्जाम दिया था तो मेरा सेंटर हरिद्वार में पड़ा था, तो वहाँ हरिद्वार में स्टे करना पड़ा था और वहाँ रह के एग्जाम देना पड़ता है। तो आगे चल के यही होगा, तो अभी से आप अपने को तैयार कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे स्कूल में भी जाके देना है तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे भी जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वो तो आपको दूर दूर जाके ही देने पड़ते हैं। उससे अच्छा है आपका आगे के लिए और डेवलपमेंट होगा, और अच्छी आप आगे तैयारी करेंगे, क्योंकि आगे चल के आपको बाहर ही जाके देना है ना। तो और दूसरा ना, जो रटने की टेंडेंसी, एक चीज मैं जनरल बताना चाहूंगी, रटने की टेंडेंसी पे ना जाए। आप समझे, जो चीजें पढ़ते हैं ना उसको समझे, समझ के अपने आप लिखें। हमें टेंशन तब होता है जब हम जो चीज पढ़ते हैं ना उसको हम क्रैम करने की कोशिश करते हैं। छोटी क्लासेस में तो रटने की का जो क्रैमिंग होती है वो चीज आती है समझ में, जैसे हम रट्टाफिकेशन करते हैं, पोयम रटते हैं या टेबल रटते हैं। पर जब हम बड़े हो जाते हैं ना, तब हमको पढ़ना है, पढ़ के समझना है, फिर अपने आप ही लिखना है। ऐसा नहीं है कि जो लैंग्वेज आपकी, जो चीजें आपने जैसी पढ़ी है उसको वैसे ही लिखना है आपको। उसको पढ़िए, पढ़ के समझिए कि क्या सेंस है, लिखना है आपको अपने आप ही है। तो जब आप इस चीज में जाएंगे तो आपको टेंशन थोड़ा कम होगा। आप सोचिए कि जब आपने पढ़ के उसको समझ लिया, जितना समझ में आया, फिर जब पेपर आपके पास आएगा तो आपको अपने दिमाग से ही लिखना है। ऐसा नहीं है कि जो जैसा आपने पढ़ा था बिल्कुल एग्जैक्टली वही लिखा है। तो रटे ना, रटने में ज्यादा दिमाग पे जोर पड़ता है। आपको केवल समझना है चीजों को, पढ़ के जब पेपर आएगा तो आपको अपने आप ही लिखना है, जो आपके दिमाग में आ रहा है वो चीज लिखनी है, तो आप और बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर। मेरा एक क्वेश्चन था आपसे कि हम जब पढ़ते हैं तो हमारा माइंड बहुत डाइवर्ट हो जाता है, तो हम उसके लिए क्या करें, और हम पढ़ा हुआ भूल जाते हैं। देखो, ये नेचुरल चीज है, ये सभी के साथ में होता है ना। जो माइंड डाइवर्ट तो सभी के साथ होता है ना। जब आपका ऐसा हो ना माइंड, इसीलिए मैं कह रही हूँ थोड़ा कंसंट्रेशन, मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन में आपको यही करते हैं, थोड़ी देर की आंखें बंद करके ना एक कोई पॉइंट, बिंदु के बारे में सोचें, फिर वहीं पे कंसंट्रेट करें, उससे आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। ये जो डाइवर्ट वाला है ना, सभी के साथ होता है, ये ऐसा नहीं है कि आपके साथ ही हो रहा है। तो जितने जब पढ़ते हैं ना, जब आपको लगे थोड़ा माइंड डाइवर्ट हो रहा है, तो थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले लें, है ना। ये चीज नेचुरल है, जो चीजें है, जो क्वेश्चन आप पूछ रही है नेचुरल है, सभी के साथ में होता है। ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉब्लम है आपके साथ में, ये नेचुरल चीजें हैं। और जो भूलने वाली बात है ना, भूलने का भी होता है। जो चीजें पढ़ते हैं सारी चीजें याद नहीं रहती, इसीलिए रिवीजन करते हैं। मैं क्या करती थी, जब एग्जाम होता था ना, एग्जाम से पहले लास्ट मोमेंट तक मैं रिवाइज करती रहती थी उस चीज को। जैसे आपने एक बार पढ़ा, उसके बाद सुबह एक बार एग्जाम से पहले, सुबह जल्दी उठ करके या एग्जाम से पहले एक हल्की सी नजर, एट अ ग्लांस एक नजर मार लें सब पे। उससे क्या होता है, थोड़ा आपका रिफ्रेश हो जाता है, क्योंकि भूलते सभी हैं। ऐसा नहीं है कि आप ही भूल जाते हैं, पढ़ने के बाद हर कोई भूल जाता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो थोड़ा एक तो मेमोरी शार्प करनी पड़ेगी आपको, और मेमोरी शार्प करने के लिए थोड़ा सा कुछ इस तरह का खाने पीने में भी लें, थोड़ा बादाम वगैरह ले लें या इस तरह की चीजें, दूध वगैरह लें आप, जिससे थोड़ा सा आपकी मेमोरी शार्प हो। तो उसका बेस्ट तरीका है रिवीजन। रिवीजन करें, और जब माइंड थोड़ा डाइवर्ट हो ना, तो थोड़ा सा ब्रेक ले लें उस टाइम। GIC देवलधार। सर जैसे हम पढ़ते हैं तो सर हमारा हाँ। माइंड डाइवर्ट होता है बहुत सी जगह, जैसे पढ़ते हैं तो कंसंट्रेट नहीं कर पाते। जैसे सोशल मीडिया पे तो बहुत सारा अट्रैक्शन होता है, तो क्या क्या कर सकते हैं उसके लिए? देखो, वो पहले भी पूछा था, ये जो माइंड डाइवर्ट का होता है सभी के साथ होता है ना। तो मैंने बताया था मेडिटेशन करें, थोड़ा आंखें बंद करके एक चीज पे कंसंट्रेट करने की कोशिश करें। और जब माइंड डाइवर्ट होता है ना आपका, तो थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले लें, ब्रेक लेके फिर से शुरू करें। ये चीजें बहुत कॉमन है। देखिए, जो चीजें आप पूछ रहे हैं ना, माइंड डाइवर्ट होना, भूल जाना, ये सभी के साथ में होता है।
और सबसे बेस्ट जो है आप उसको रिवाइज करते रहें, जो लास्ट मोमेंट तक ना, मैं तो क्या करती थी लास्ट मोमेंट तक पेपर शुरू होने से पहले भी रिवाइज करती रहती थी। मतलब कई लोग मुझे कहते भी थे, जैसे हम लोग कई बार बस में जाते थे, जब कॉलेज के एग्जाम्स होते थे तो हम बस में जाते थे, तो लगभग आधे 1 घंटे का सफर होता था, तो मैं उसमें भी जो है बुक से एक नजर मार के मतलब रिवाइज करती रहती थी। उससे क्या होता है ना, कुछ चीजें अगर माइंड में निकल भी जाती है, भूल जाते हैं, तो आपको एग्जाम से पहले क्लिक हो जाता है। अगर आपने सुबह जो पढ़ा होता है ना, जो रिवीजन किया होता है, उसमें से कई चीजें आ जाती हैं। तो ये भूलने का, डाइवर्ट होने का, वो सारी चीजें कॉमन होती हैं, वो होता है। लेकिन आपको इन्हीं परिस्थितियों में ये काम भी करना है साथ में, है ना। तो वो कोई प्रॉब्लम या बीमारी नहीं है, वो सभी के साथ है, वो नेचुरल टेंडेंसी है, आपको ऐसे नहीं करना है काम। अगर किसी का नया क्वेश्चन है, अगर कोई नया क्वेश्चन है जो पहले नहीं पूछा गया, उसी को पूछें। नमस्ते मैम। मैम मेरी बेटी है, अभी 10 साल की है, तो मैं चाहती हूँ कि वो भी, मतलब आपको देखती हूँ तो मुझे लगता है मेरी बेटी भी बड़ी होके ऐसा करे, क्योंकि मैं तो नहीं कर पाई। तो आप मैम थोड़ा सा अपने बारे में बताओ कि आपने जब सिविल सर्विसेज की तैयारी करी तो कितना टाइम आपको लगा उसको क्लियर करने में? क्या कोई सब्जेक्ट रिलेटेड आपने, मतलब जो आपने बताया आपने फिजिक्स में एमएससी करी, लेकिन बाद में आपने हिस्ट्री ले लिया, लेकिन वो भी आपने क्रैक कर दिया, तो ये कैसे करा और इसके लिए क्या आपने कोचिंग ली या आपने खुद से पढ़ाई करी? तो उसके लिए मुझे जानना है। ठीक है, मैं शेयर करूंगी आप सभी से। ये बहुत ही पर्सनल, मतलब मेरा अपना किस तरह से मैंने तैयारी करी है, क्या किया। मैंने 2002 में एमएससी किया था फिजिक्स से। उसके बाद जैसे मैंने बताया ना, मतलब मैंने कई सारे ऑप्शंस खोल के रखे। ऐसा नहीं है कि मैंने सोचा कि मैं एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में ही जाऊंगी। मैंने साइंटिस्ट के लिए भी फॉर्म भरे थे, और भी आईएफएस के लिए भी भरे, और भी कई फॉर्म्स भरे थे, बैंक के लिए भी भरे थे। तो ऑप्शंस कभी भी आपको लिमिटेड नहीं रखने चाहिए कि मुझे केवल यही चाहिए। कई लोग, जैसे मैंने देखा मेरे साथ के कई लोग थे, वो कहते थे हम तो केवल आईएएस ही बनेंगे और कुछ नहीं बनेंगे। वो केवल एक ही फॉर्म भरा आईएएस का, और उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो कुछ कर नहीं पाए आगे चल के। तो इसलिए ऑप्शंस खुले रखें। जब आप कई सारी चीजों की तैयारी करेंगे, कई सारे फॉर्म भरेंगे, तब आप किसी एक जगह सिलेक्ट होंगे। तो अगर मैं इस जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की बात करूं, तो जब मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया था 2002 में, तो कोइंसिडेंटली उसी समय हमारे स्टेट का फर्स्ट पीसीएस का एड भी आया था। तो मैंने उसके लिए अप्लाई किया, और जब मैंने फॉर्म भरा, तो मैं बताना चाहूंगी मैंने कोई कोचिंग नहीं करी, मैंने खुद ही तैयारी करी। 2002 में मेरे ख्याल से मई जून में मेरा रिजल्ट आया था, और उसी के आसपास उसके बाद ही पीसीएस का फॉर्म आ गया था, तो मैंने पीसीएस के लिए अप्लाई कर दिया था। तो मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि मैंने घर में रह के खुद ही तैयारी करी, और कोई कोचिंग नहीं, ना मेरी किसी से बात होती थी। मेरी स्ट्रैटेजी ये थी, जैसा मेरा स्कूल टाइम में या बोर्ड एग्जाम्स में मैं करती थी, मैंने सबसे पहले पूरा सिलेबस उसका लिया। जो सिलेबस उसका जब ऐड निकलता है, ऐड के साथ में पूरा सिलेबस आता है, वो सिलेबस के हिसाब से मैंने बुक्स परचेज करी मार्केट से अच्छी, और साथ में मैंने पिछले 10 साल के जो क्वेश्चन पेपर्स थे वो लिए। और फिर क्योंकि उसमें 2 सब्जेक्ट्स लेने थे, उस टाइम जो पैटर्न था उसमें 2 सब्जेक्ट्स लेने होते थे, जनरल स्टडीज होता था, ऐसे का होता था। तो जनरल स्टडीज, ऐसे, ये सारी चीजें तो आप कॉमन न्यूज़पेपर पढ़ के, और बाकी जो बुक्स आती हैं जनरल, उससे पढ़ के तैयारी कर लेते हैं। जब सब्जेक्ट्स की बात आई, तो मेरा क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स था, तो मेरा फिजिक्स और मैथ्स थोड़ा अच्छा था, उसमें मेरे मार्क्स अच्छे आते थे, तो मैंने फिजिक्स लिया। लेकिन मैथ्स के साथ में बताया गया कि अगर मैथ्स में लूंगी तो मुझे थोड़ा सा उसमें मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि जनरल स्टडीज में जो है आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस ये भी पढ़ना होता है। तो मुझे कुछ ने, जब मैं कई लोग जो और तैयारी करते थे उनसे एडवाइस लेती थी, तो उनका कहना था कि एक सब्जेक्ट आप ह्यूमैनिटीज से लो, क्योंकि फिजिक्स मेरा सब्जेक्ट था पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो मैंने वो सब्जेक्ट तो रखा ही, पर एक सब्जेक्ट मैंने ह्यूमैनिटीज से लिया। तो मुझे हिस्ट्री पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्ट आता था। जब मैंने हिस्ट्री पढ़ी जनरल स्टडीज के लिए, तो हिस्ट्री में पुरानी कहानियां, जब हम पुराना पढ़ते थे, मुगल डायनेस्टी का जो वो काल था, या फिर उसके बाद हमारा जो ये स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन पूरा, तो अलग अलग चैप्टर्स होते थे, तो मुझे उसको पढ़ने में काफी इंटरेस्ट आया। तो मुझे लगता है जिस चीज में हमें इंटरेस्ट आया उसी चीज को पढ़ना चाहिए। जैसे मुझे फिजिक्स पढ़ने में इंटरेस्ट आता था, तो मेरे उसमें मार्क्स भी अच्छे आते थे। मैंने फिजिक्स इसलिए लिया, जैसे जब मैंने 10th के एग्जाम्स दिए थे, तो मेरे, तब हमारे पास 10th के बाद होता है कि आप साइंस लेंगे कि आर्ट्स लेंगे, तो मेरे साइंस में 94 मार्क्स आए थे। तो मुझे लगा कि मेरे जिसमें मार्क्स अच्छे आते हैं, मार्क्स उसी में अच्छे आते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट होता है पढ़ने में, तो मैंने इसलिए साइंस लिया। फिर जब मैंने 12th दिया, तो 12th में मेरे हाईएस्ट मार्क्स फिजिक्स में आए थे, मेरे 89 मार्क्स आए थे फिजिक्स में, तो मैंने इसीलिए आगे चल के फिजिक्स ही लिया। फिर मेरे बीएससी में भी फिजिक्स में मार्क्स अच्छे आते थे। तो इसी तरह से जब मैंने पीसीएस की तैयारी करी, तो मुझे लगा कि हिस्ट्री में मेरा इंटरेस्ट है, तो मैंने हिस्ट्री लिया। तो मैंने सबसे पहला काम तो ये किया कि पूरा सिलेबस कवर किया। पूरे सिलेबस को कवर करने के लिए बुक्स ली, और पुराने पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स लिए, और एक न्यूज़पेपर मैं डेली पढ़ने लगी। डेली मेरा काम था न्यूज़पेपर पढ़ना, और मैंने एक छोटी सी डायरी भी बनाई। उसमें मुझे लगता था न्यूज़पेपर में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आते हैं उसमें आता है, वो मैं नोट कर लेती थी। एक डायरी बना के डेली का उसमें नोट करना कि न्यूज़पेपर में क्या इंपॉर्टेंट चीजें आई हैं। जैसे
कई बार क्या होता है स्पोर्ट्स की न्यूज आती है, ये कोई आपकी कोई बड़ा वो वेन्यू कोई बड़ा सा इस तरह का प्रोग्राम हुआ तो कहाँ पे हुआ ऑर्गेनाइज, या ये अवार्ड मिला किसको मिला, पद्मश्री किसको मिला, इस तरह की न्यूज डेली आती है, तो वो मैं नोट करने लगी थी। और मैंने साथ में क्वेश्चन पेपर्स जो पुराने साल के थे उनसे स्टडी किया। तो हमारा फिर एग्जाम जो प्री हुआ था, पहले प्रीलिमिनरी हुआ था, वो हुआ था 2003 में। तो उसमें केवल 2 पेपर्स होते थे, एक जनरल स्टडीज का और एक फिजिक्स का था। तो फिजिक्स तो मैंने अपना, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट भी था, तो उससे तैयार किया, और साथ में जो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स थे फिजिक्स के प्री के, उससे मैंने पुराने 10 साल के क्वेश्चन पेपर्स पढ़े, तो उससे वो मेरा कवर हो गया था। काफी अच्छा पेपर आया, तो मुझे उसमें से काफी लगभग 90% क्वेश्चन आते थे ऑब्जेक्टिव टाइप वाले। ऐसे जनरल स्टडीज में जो मैं न्यूज़पेपर पढ़ती थी, और मैंने जो जनरल स्टडीज की बुक पढ़ी, उत्तराखंड स्टेट के बारे में भी पढ़ा, तो उसमें से भी काफी क्वेश्चंस आ गए थे। तो जब मेरा प्री क्लियर हुआ 2004 में रिजल्ट आया था प्री का, इसी बीच मैंने एक फॉर्म और भर दिया था, एक समीक्षा अधिकारी करके सेक्रेटरीट में पोस्ट होती थी, तो मुझे पता नहीं था ये क्या है। लेकिन क्योंकि ऐसा होता है जब तैयारी करते हैं तो जितने भी एग्जाम्स होते हैं, मैंने कहा सबके फॉर्म भर देने चाहिए, तो मैंने उसका भी फॉर्म भर दिया था। उसमें केवल जनरल स्टडीज का था और ऐसे का पेपर होता था, साथ में सब्जेक्ट का पेपर नहीं था। तो जब मैं तो जब तक प्री का रिजल्ट आया मेरा पीसीएस का, तो उससे पहले जो है जो दूसरा मैंने एग्जाम दिया था उसका फाइनल का रिजल्ट आ गया, और वहाँ मेरा सिलेक्शन हो गया। मेरी उसमें 13th रैंक आई थी पूरे स्टेट में, करीब 104 वैकेंसीज थी। तो मैंने वो सर्विस ज्वाइन कर ली, और वो सर्विस ज्वाइन करने के बाद फिर तब मेरा प्री का रिजल्ट भी आ गया था। प्री में मेरा पीसीएस में सिलेक्शन हो गया था, और अब मेंस की डेट आई। तो मेंस की डेट जब आई तब मैं ऑलरेडी एक और सर्विस में थी और मैं काम कर रही थी, तो मैंने 1 महीने की छुट्टी ली वहां से, और मैं तैयारी क्योंकि पहले से कर ली थी, मैंने 1 साल में केवल रिवीजन किया, वो भी मैंने जो पूरा सिलेबस था वो कवर किया, एक बार वो पढ़ा, और साथ में जो क्वेश्चन पेपर्स थे पिछले साल के वो एक बार देखे। उसके बाद जैसे मैंने बताया हरिद्वार में वो एग्जाम हुआ था, मैं देहरादून में जॉब भी कर रही थी, तो हरिद्वार में कुछ टाइम स्टे किया, वहां रह के एग्जाम्स दिए। और मुझे इसमें मैं मानूंगी कि एक चीज ये भी होती है, जो मेरा अपना पर्सनल मानना है, कि जो आपको जो चीजें डिसाइड होती है कि आपको जहां जाना होता है वहीं जाते हैं, रास्ता वैसे ही बनता है। तो इसमें जो एक कहते हैं ईश्वरीय कृपा है, वो भी होती है। जैसा ईश्वर ने आपके लिए सोचा होता है वही होता है। आप कई बार कुछ और सोचते हैं, पर होता वही है जो उसको मंजूर होता है। लेकिन मेन चीज है कि एफर्ट्स करना। हम केवल यही ना सोचें कि किस्मत ही सब कुछ है, या जो भगवान चाहेंगे वही होगा। हमें अपने एफर्ट्स पूरे करने चाहिए। तो मैंने अपनी तरफ से एफर्ट्स पूरे किए। जब मैंने एग्जाम देने के लिए मैं गई, तो जो चीजें मैंने पढ़ी थी सारी वही चीजें आई। हिस्ट्री में, फिजिक्स में, हिस्ट्री फिजिक्स के दो पेपर थे, फिजिक्स के 2 थे, हिस्ट्री के 2 थे, जनरल स्टडीज का था, ऐसे का था, ऐसे की भी मैंने तैयारी करी, ऐसे के भी। उसमें जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे, देखिए मेन चीजें होती है पढ़ाई। क्योंकि मुझे याद है मैंने मतलब 2002 जुलाई से तैयारी शुरू करी होगी, पढ़ना शुरू किया होगा जब फॉर्म भरा, बल्कि अगस्त सितंबर से। और मेरा सिलेक्शन 5 में हो गया, तो मतलब 4 में हो गया था मेरा सिलेक्शन। तो मतलब 1 साल तक मैं पूरा घर पे रही, और मेरा रूटीन ये होता था कि मैं केवल पढ़ाई करती थी। मेरा काम ये होता था, मतलब बाहर में बहुत कम जाती थी, कभी मार्केट जाना है या वॉक करना है, केवल इतना रहता था। बाकी मैं घर पे रह के पूरे टाइम पढ़ाई करने का ही काम होता था। बल्कि मुझे कई लोग कहते भी थे कि इतना ज्यादा पढ़ के कुछ नहीं होता है, लेकिन मुझे लगता था जितना ज्यादा हम पढ़ेंगे वही कहीं ना कहीं उसी से ये चीज संभव होगी। क्योंकि जो लोग इसमें सक्सेसफुल हुए हैं पहले, जब उनसे भी एक्सपीरियंस शेयर किए, तो वो कहते थे कि हमने इतने घंटे पढ़ाई करी, मतलब हम पूरे दिन पढ़ते ही रहते थे। तो मेरा भी ये था कि घर में बस जो आपके रूटीन वर्क है, थोड़ा घर का काम भी कर लिया अपने साथ में, थोड़ा वॉक कर लिया, या मार्केट कभी चले गए अपने एक एंटरटेनमेंट के लिए। बाकी टाइम घर पे रह के पढ़ना ही था, केवल खाना खाया उसके बाद पढ़ना, सो गए, सो के उठे फिर पढ़ना, सुबह उठ के पढ़ना। मतलब मेन काम पढ़ना था, बाकी काम सेकेंडरी थे। जो आपका मेन काम था वो पढ़ाई था, बाकी काम सेकेंडरी थे। जैसे कई लोग क्या करते हैं, और काम मेन होते हैं, पढ़ना सेकेंडरी काम था। तो मेरा ज्यादा पढ़ाई पे ही रहा। तो इस तरह से मैंने तैयारी करी, और मुझे किस्मत का, और मैं बोलूंगी भगवान का और मेरे पेरेंट्स का बहुत आशीर्वाद मिला। तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो गया था। फिर 5 में हमारा रिजल्ट आया था, जो फर्स्ट बैच था। हमारा इंटरव्यू भी हुआ था। हालांकि इंटरव्यू में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, और उसके पीछे मैं ये भी कहूंगी कि इंटरव्यू में ऐसा नहीं होता, कोई पर्टिकुलर असेसमेंट नहीं होता है। वो इंटरव्यू जो है आपका लक भी होता है कि आपका बोर्ड कैसा बैठा। कई बार बहुत ऐसा बोर्ड बैठता है जो बहुत अच्छे मार्क्स देते हैं। मेरे 82 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 200 इंटरव्यू में, और मेरे साथ के कई लोग के 150 मार्क्स भी आए थे। तो कई और भी कारण होते हैं इंटरव्यू में, जो मैं बताना भी नहीं चाहूंगी। कई चीजें होती है इंटरव्यू में, क्योंकि जो चीज रिटर्न होती है वो हमेशा डॉक्यूमेंटेड होती है, उसका रिकॉर्ड होता है, तो वहाँ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। इंटरव्यू में कई बार कॉम्प्रोमाइज भी हो जाते हैं। कई रीजंस ऐसे होते हैं कि आप, उसका कोई क्राइटेरिया नहीं होता इंटरव्यू में। कोई आपको 0 मार्क्स भी दे सकता है, फुल मार्क्स भी दे सकता है। लेकिन मेरे रिटर्न में बहुत अच्छे मार्क्स थे। इंटरव्यू के बाद मुझे थोड़ा सा लगा कि शायद हो सकता है मेरा सिलेक्शन ना हो, लेकिन जब रिजल्ट आया तो मेरी 12th रैंक थी पूरे स्टेट में, और मेरे रिटर्न के मार्क्स बहुत अच्छे थे। तो इसलिए इंटरव्यू में जिन लोगों के 150 मार्क्स थे, कई वो भी मुझसे नीचे थे। तो मतलब कहीं ना कहीं जो मैंने पढ़ाई करी, जो तैयारी करी, जो मेहनत करी, उसका फल मिला। तो इस तरह से मैंने अपनी तैयारी करी। मैंने कोई कोचिंग नहीं करी। हाँ, मैंने केवल इंटरव्यू के लिए कोचिंग करी थी। जब रिजल्ट आ गया था हमारा मेंस का,
तो मैं सर्विस में थी, तो उस समय मेरे साथ के कई लोगों का सिलेक्शन हुआ था, तो सबने कहा कि दिल्ली जाके 10 या 15 दिन का एक इंटरव्यू का कोचिंग होती है वो कर लेनी चाहिए। तो मैंने दृष्टि से करी थी, लेकिन जिस चीज़ की मैंने कोचिंग करी उसमें मेरे मार्क्स कम आए। मैंने केवल इंटरव्यू की कोचिंग करी थी 10-15 दिन की, और उसमें मेरे मार्क्स कम आए। बाकी लोग के मुझसे बहुत ज़्यादा आए, और मैंने कोचिंग नहीं करी थी, रिटर्न की, अपनी तैयारी खुद ही सेल्फ स्टडी करी थी, लगभग 1-1.5 साल तक घर पे रह के। तो उसमें मेरे मार्क्स अच्छे आए। एग्जैक्टली। हाँ, कई बार ये होता है कि एक ही दिन में 2 पेपर होते हैं। जब आप मेंस की तैयारी करते हैं ना, पहले फर्स्ट हाफ में, फिर सेकंड हाफ में, तो लेकिन मेरा मानना है कि आपको कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, और अगर आप ना मन से तैयारी करेंगे किसी भी चीज़ की, आप पूरे मन से करेंगे, तो आप सफल ज़रूर होंगे। और लेकिन जो एक चीज़ और मैं बता दूँ ना, ये वाला जो फील्ड है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का, ये उनके लिए जिनका पढ़ाई में इंटरेस्ट होता है। कई लोग इस दौड़ में केवल हमें आईएएस बनना है, पहले अपने इंटरेस्ट भी देख लें, क्योंकि लाइफ में सब कुछ आईएएस पीसीएस बनना या डॉक्टर इंजीनियर बनना ही नहीं होता, और भी बहुत लाइन्स होती है। लोग अपने पेशे से सफल भी होते हैं और उस क्षेत्र में भी अपना अच्छा नाम करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ यही है, और लाइन्स भी हैं। तो इस लाइन में मेरा मानना है कि आईएएस पीसीएस लाइन में वो ही जाए जिनका पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट है, क्योंकि मेरा पढ़ाई मेरा पैशन था, मुझे पढ़ने का बहुत शौक था स्टार्टिंग से ही। मतलब मुझे याद है जब हमारी छुट्टियां भी होती थी, तब भी स्टोरी की बुक्स और भी कई तरह की बुक्स ना मुझे पढ़ने के में ही मजा आता था, और मेरी इस वजह से आई साइट भी बहुत वीक हो गई थी। जब मैं अभी भी मैं लेंस यूज करती हूँ, मेरा मतलब -7.5 है मेरा नंबर, और वो भी कांस्टेंट रहा। पर मैं जब 5th में थी तभी मेरी आई साइट बहुत वीक हो गई थी, मुझे चश्मा लगाना पड़ा, क्योंकि उसके पीछे कारण ये था कि मेरा ज्यादा पढ़ाई में इंटरेस्ट था। मैं जब घर जाती थी, कई बार क्या होता था, मुझे टोकते भी थे। जैसे कई बार क्या होता है, बाहर छत पे हम बैठ जाते थे और रात हो जाती थी, 7-8 बज जाते थे, और मैं अंधेरे में ही पढ़ती रहती थी। तो मुझे कई बार बताते थे अब तो अंधेरा भी हो गया है, थोड़ा सा ना हल्की मूनलाइट में मतलब पढ़ने की आदत भी बन गई थी। तो मतलब ये चीजें, ये जो सर्विसेज है, ये ऐसे लोगों के लिए है जिनका पढ़ाई में इंटरेस्ट होता है, क्योंकि मेरा पढ़ने में इंटरेस्ट था। मुझे बचपन में एक चीज और बताना चाहूंगी, ये बहुत मतलब पर्सनल चीज शेयर करूंगी। जब मैं स्टार्टिंग में, शायद फर्स्ट की बात होगी, जब एबीसीडी लिखना सीखते हैं, तो जब मैं कर रही थी तो मैं बहुत अच्छे से नहीं लिख पाती थी। तो मेरी एक मैडम थी, वो आई मेरे पास में, उन्होंने मुझे अपने हाथ से लिखना सिखाया एबीसीडी। उसके बाद जब उन्होंने मुझे सिखाया, तो मुझे लगा कि थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिला, और मैंने घर पे भी ट्राई किया जो उन्होंने सिखाया। तो मैंने नेक्स्ट डे बहुत अच्छा किया, तो उन्होंने मुझे वेरी गुड दिया। तो मुझे तब से एक पैशन हो गया था, मुझे कभी भी वेरी गुड, गुड, एक्सीलेंट ऐसा मिलता था तो मुझे बहुत खुशी होती थी, और मैं इतना मोटिवेट होती थी कि मैं और ज्यादा, मैं जैसे ही स्कूल से घर जाती थी मैं बैग खोल लेती थी। मतलब मुझे घर में भी कहते थे कि जैसे ही हमने खाना खाया, लंच किया, उसके बाद फिर बैग खोल लेती थी और अपना होमवर्क करना शुरू। मतलब सबसे पहले मुझे लगता था पहले मैं पूरा होमवर्क कर लूँ, उसके बाद ही जब शाम को बच्चे खेलने जाते थे तब जाती थी। और फिर शाम को भी रात, और फिर जब क्या होता है, आप पढ़ते हैं, दिन में मेहनत करते हैं, तो रात में मुझे अच्छे से नींद भी आ जाती थी। पर मेरा स्टार्टिंग से डेडिकेशन रहा, इंटरेस्ट रहा पढ़ाई में। जब हमारी गर्मियों की छुट्टियां पड़ती थी, तब भी मुझे याद है, मुझे कॉमिक्स पढ़ने का भी बहुत शौक था। हम एक छोटी सी शॉप होती थी, वहां जाते थे छुट्टियों में, और सुबह ही जाकर के वहां से कई सारी कॉमिक्स लेके आते थे। उस समय चाचा चौधरी, पिंकी और इस तरह की कई कॉमिक्स आती थी, तो वो लेके आते थे, और मुझे मतलब वो बुक लेकर के ही पढ़ती रहती थी मैं। सबसे ज्यादा मजा मुझे उसी काम में आता था। तो ये जो सर्विसेज होती है उन लोगों के लिए होती है जिनका पढ़ाई में इंटरेस्ट होता है, क्योंकि इसमें आपको इंटरेस्ट भी होना चाहिए। देखिए, जबरदस्ती कोई काम नहीं होता, मैं इसीलिए कह रही हूँ ना, मेरे साथ के कई लोग थे जिनका पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होता था, वो कहते थे इतना क्यों पढ़ती है। तो ये एक नेचुरल फीलिंग भी होती है, देखिए ये नेचुरल होता है। जैसे मैंने कहा, मेरा ड्राइंग जो है, आर्ट्स बहुत अच्छी नहीं थी। जैसे म्यूजिक में होता है, म्यूजिक में भी मेरा बहुत इंटरेस्ट नहीं था। जब म्यूजिक डांस कंपटीशन वगैरह होते थे, उसमें मेरा बहुत इंटरेस्ट नहीं रहता था। तो ये सारी चीजें नेचुरल होती हैं। कई लोग मल्टी टैलेंटेड भी होते हैं, उनमें और टैलेंट्स भी होते हैं। कई लोग होते हैं वो डांस भी बहुत अच्छा करते हैं, गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं, ड्राइंग भी बहुत अच्छी होती है। तो ये सब चीजें गॉड गिफ्टेड होती है, मेरा मानना है। तो जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है वही ट्राई करें, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। थैंक यू। मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने देखा 2-3 चीजें जो बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। मैडम ने खुद सरकारी स्कूल में पढ़ा, फर्स्ट अटेम्प्ट में टीसीएस एग्जाम क्वालिफाई किया, और बिना कोचिंग के किया। तो ये सब चीजें हमारे बच्चों के लिए, टीचर्स के लिए एक प्रेरणा का स्रोत रहेंगी मैडम की तरफ से। और मैं तो समझता हूँ कि आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप मैडम भी आज थोड़ा सा फुर्सत में है, क्योंकि बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं और आपसे अच्छे से बात हो पा रही है, और डायरेक्ट बच्चों तक हमारी बात यहाँ से पहुँच पा रही है। तो निश्चित रूप से मैम, ये बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा दिन रहेगा आज का, प्रेरणा स्रोत रहेगा आपकी तरफ से, कि बच्चे भी आपसे खुद प्रेरणा लें और उस रास्ते पे चल पड़े। आपने जरूर कहा कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का फील्ड होता है, ये केवल बहुत अधिक मेहनत करने वालों के लिए, बहुत अधिक पढ़ने वालों के लिए होता है। तो इस बारे में भी बच्चे सोचेंगे, वे भी बहुत अच्छी मेहनत कर सकते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं,
यदि उनको ये ऐसा फील्ड चुनना है तो। और मैं अब निवेदन करूंगा हमारे बीच में वेल इंस्पायर से श्री मुनीश मल्होत्रा जी हैं जो सॉल्यूशन हेड है, और आपने एक बहुत अच्छा पैकेज बनाया है। रिसर्च के द्वारा यहाँ पे एक पैकेज बन के आया है जो लगातार 4 दिन तक आपके साथ डिलीवर होगा। साथ में अनामिका जी भी हैं जिनका पूरा जीवन इसी में रहा है, और वो भी आपके साथ रहेंगी। और 4 दिनों में जो क्वेश्चन आपने अभी मैडम से पूछे हैं, मैडम ने उनका अच्छे से आपको जवाब दिया है। कुछ और भी क्वेश्चन आपके आएंगे तो ये वेल इंस्पायर की टीम, कॉन्शियस लीप की टीम जो यहाँ पर है, वो आपके प्रश्नों का अच्छे से जवाब दे पाएंगी। तो मैं सीधे आमंत्रित कर रहा हूँ श्री मुनीश मल्होत्रा जी जो कि सॉल्यूशन हेड है कॉन्शियस लीप की, कृपया। नमस्कार बच्चों। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा श्रीमती कुमठान जी का। आज जो इस समय उन्होंने व्यक्त किया है आपके सामने बहुत ही इंस्पिरेशनल है। आपके जो प्रश्न उनसे थे और उसके बारे में उन्होंने जो अपने अनुभव के साथ बातें बताई है कि कैसे उन्होंने इन चैलेंजेस को फेस किया, उससे उभर के आगे आई, और ये बताते हुए कि जो परीक्षा होती है वो सिर्फ एक बार 10वीं या 12वीं की नहीं होती है, पर वो जीवन में बार बार आती है। इस समय वो जिस पद पर बैठी हैं और आगे भी जब वो जिस और पद पे जाएंगी वो एक तरीके से हर रोज परीक्षा ही देती रहेंगी, पर उससे उभर के बाहर निकलने का जो एक मैं रहस्य तो नहीं कहूँगा क्योंकि उन्होंने वो रहस्य खोल के आपके सामने बता ही दिया है, पर वो किस तरीके से आप अपनी जिंदगी में खुद ला सकते हैं उसके ऊपर जो आज उन्होंने बोला है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए। आप इस समय उस पड़ाव पर है अपनी जिंदगी के जहाँ पे कि आपको आगे बढ़ के बहुत कुछ करना है। आपकी जिंदगी पूरी खुल जाती है जबकि आप 10वीं और 12वीं में होते हो। जो 12वीं की कक्षा में है विद्यार्थी, वो अपने साथी जो कि 10वीं में है और पहली बार बोर्ड की परीक्षा में बैठ रहे हैं, उनसे बात करके बता सकते हैं कि कैसे ये सिर्फ एक पड़ाव था उनके लिए और वो आगे बढ़ के अब 12वीं में आ गए हैं। ठीक है, तो 12वीं वालों को तो एक बार की एक्सपीरियंस हो ही गया है, एक बार ये अनुभव हो ही गया है कि कैसे इस सीढ़ी को पार किया जाता है। तो 10वीं वाले अपने ही स्कूल के दोस्त जो कि 12वीं में हैं, उनसे आप ये पता कर सकते हैं कि बोर्ड और बोर्ड की परीक्षा जो है वो सिर्फ एक शब्द है। उससे आपको भयभीत नहीं होना है, उससे आपको तनाव में नहीं आना है। और यही सब बातें हम अगले 4 ऐसे सेशंस में, 4 सत्रों में आपके साथ करेंगे, जिससे कि सिर्फ हम एक भाषण के जरिए आपको ये ना बताए कि तनाव से आप कैसे उभर सकते हैं, वो इम्पोर्टेंट है, वो हम आपको बताएंगे, वो हम आपको एक्टिविटीज करके, गतिविधियां करके सिखाएंगे, ताकि आप अपने लिए, अपने खुद के लिए, अपने अंदर से एक आंसर, एक जवाब ढूंढ सके। क्योंकि मैडम ने जैसे बोला कि हर व्यक्ति का अपना एक अनुभव होता है, अपनी एक क्षमता होती है, अपना एक इंटरेस्ट लेवल होता है, अपना परिश्रम करने का लेवल होता है, अपनी ही अलग अलग तरह की डिस्ट्रैक्शंस होती है। ये जरूरी नहीं है कि सभी की डिस्ट्रैक्शन एग्जैक्टली सेम हो। ये कई प्रश्न आए थे, तो इन सब से हम कैसे निपटे, इन सब से हम कैसे डील करें, इनसे हम कैसे उभर के बाहर आए, ताकि ये जो एक शब्द है जिसको हम स्ट्रेस बोल रहे हैं, जिसको हम तनाव बोल रहे हैं, उस शब्द को हम अपने जहन में, अपने दिमाग में कम से कम इम्पोर्टेंस दे पाए। क्योंकि जब हम उसको इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, हमारा दिमाग खुल के वो सब सकारात्मक चीजें करेगा जिसको कि हम एक्चुअली करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये ही जो हमारा प्रयास है, अनामिका और मैं कॉन्शियस स्लीप से अगले 4 सत्रों में हम ये आपके साथ करेंगे। हमारी कोशिश ये भी है, बोर्ड एग्जामिनेशंस बहुत दूर नहीं है, पर हम आपको ऐसी चीजें बताएं और कराएं जिससे कि इन कुछ हफ्तों में, जबकि आप बोर्ड एग्जामिनेशन में जा रहे हैं,
इन चीजों को करके भी आप तनाव मुक्त तनाव को दूर रख सकते हैं अपने से, ताकि जब आप बोर्ड की परीक्षा में बैठे उस समय आप बिल्कुल फ्री दिमाग से, फ्री माइंड से एक एक कहते हैं ना कि बहुत ही शांत भाव से आप अपनी परीक्षा दे पाए। तो परीक्षा के समय भी अपने तनाव को आपको अपने से कैसे दूर करना है, ये हम करेंगे। और एक और खास बात होगी कि हम तनाव को उस समय भी ना लेके आए जब हमारे इम्तिहान खत्म हो जाए, क्योंकि होता क्या है कि अभी हम बात करेंगे परीक्षा के तनाव की, पर वो दिन भी दूर नहीं है जब परीक्षा का आपके पास नंबर आएंगे, आपके पास उसकी रिपोर्ट कार्ड आएगी, आपके पास उसके अंक आएंगे और उसको लेके भी तनाव होते हैं। तो उस समय भी कैसे आप तनाव मुक्त रहे, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और हम कोशिश करेंगे कि हम जितने भी प्रश्न आपके हैं वो भी बीच बीच में ले पाए, ताकि हम उसको भी एड्रेस करें, उसका भी हम किसी तरीके से समाधान आपको बता पाए। तो ये अगले 4 दिन का प्रयास है। हम पहला सेशन अभी शुरू करते हैं और पहले सेशन से ही हम एक एक्टिविटी से शुरू करेंगे। हमने कोशिश की है हम जितनी भी गतिविधियां आपके साथ कराएं, जितनी भी हम एक्टिविटीज कराएं, उससे आप जल्दी चीजें अपने लिए, अपने स्वयं के लिए सीख सकते हैं। तो बच्चों, आप सबके पास कोई पेन, पेपर, पेंसिल, कॉपी तो होगा। तो अगर है तो आप वो प्लीज अपने सामने रखिए, अपने आगे लेके आइए। तो अनामिका जी, आप ये एक्टिविटी कराना चाहेंगी? आप कराएंगी? ठीक है, तो अनामिका के पास माइक दे दीजिए। तो अनामिका ये एक्टिविटी कराएंगी और उसके बाद हम इसके ऊपर कुछ बातचीत करेंगे। तो कमठान मैम अपने बाकी कार्य में व्यस्त हैं और वो अभी यहाँ से गई हैं। हम थोड़ा सा बदलाव ला रहे हैं कार्यक्रम में, क्योंकि आप सब बच्चे 1 घंटे से ज़्यादा हो गया है आप यहाँ पे बैठे हुए हैं हमारे साथ। हमने जो प्लान किया था, जिस तरीके से हम करेंगे, तो 11:30 बजे कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के लिए हमने रखा है एक कार्यक्रम। तो हम इस समय ये रिक्वेस्ट करते हैं आपसे कि सिर्फ कक्षा 6 से 8 के जो बच्चे हैं वो 11:30 बजे हमारे से जुड़े अपने अपने लैब में। बाकी जो सीनियर क्लास के बच्चे हैं 9 से 12 वाले, उनके लिए यही वाला सेशन जो हम अभी कर रहे हैं ये हम कल करेंगे, क्योंकि जैसा कि बोला हम 4 दिन तक ये सेशंस कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप नहीं सीखेंगे। 9 से 12 कक्षा वाले कल हमारे साथ जुड़े और 6 से 8 कक्षा वाले हमारे साथ अभी 11:30 बजे जुड़ेंगे। तो सबको ये बात सुनाई दे गई है? आपको समझ में आ गई है ये बात? हाथ खड़ा करके जरा बताइए, हम देखें कि हाँ आपको ये बात समझ में आ गई है। टीचर्स, अध्यापक जो हैं, हाँ ठीक है। तो आप अपने 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 स्कूल में 9 से 12वीं तक के जो बच्चे यहाँ बैठे हैं उनको अपने अपने बाकी क्लासेस में जाने के लिए बोल दीजिए, और 6 से 8 वाले जो छात्र छात्राएं हैं वो 11:30 बजे, यानी कि अब से 15 मिनट के बाद हमसे दोबारा जुड़े। ठीक है, धन्यवाद।